साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, देयर फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स कौन सी होती हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब वो कैसे बनती हैं, और उसको हम कैसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, देयर फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी सॉइल होती है, कैसे ये इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल है ना। इंट्रोडक्शन साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का, उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स में हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये साल्ट जो इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं वो बनती कैसे हैं, ठीक है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में टाइप्स, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इन सॉइल्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, फील्ड में कैसे बता सकते हैं कि कौन सी सॉइल जो है वो साल्ट अफेक्टेड है, एसिडिक सॉइल है या सैलाइन सॉइल है, वो कैसे हम बता सकते हैं। और लास्ट में है रिक्लेमेशन मींस मैनेजमेंट, कि हम कैसे उनको उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, वो भी क्रॉप के लिए। ओके, सो आज का कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कौन सी होती हैं? ऑल दी सॉइल्स विच कंटेन अमाउंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। सारी सॉइल जिनमें सॉल्युबल साल्ट होते हैं। सॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं? सॉल्युबल साल्ट जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर कोई भी सॉइल साल्ट अफेक्टेड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। इनकी कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, कैसे ये सॉइल में चले जाते हैं, वो सारा कुछ आज पढ़ेंगे, ठीक है। When the quantity of the salts in the soil exceed in a particular limit, the growth, yield and quality of most crops is adversely affected. क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो तो हर एक साल हर एक सॉइल में इन साल्ट्स की होती है, कुछ अमाउंट, लेकिन जब कुछ अमाउंट से ये अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है कि सॉइल पे एडवर्स इफेक्ट शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं होती, कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं जो साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं, वो क्या होता है उनके साथ, फिर वो ग्रो नहीं होती अच्छे से, ठीक है, उनकी यील्ड है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्वालिटी जो है प्रोड्यूस की उसके भी उससे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब क्या बोलेंगे कि जब प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्युबल साल्ट्स ज्यादा हो जाए सॉइल में, देखो कुछ तो होते ही है, ठीक है, कुछ इनकी अमाउंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है सॉइल में, लेकिन जब उस लिमिट से ऊपर हो जाए तो उनको हम बोलते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ओके, here we can see soil that contain excess amount of soluble salts such as, कौन कौन से साल्ट होते हैं जो soluble salts हैं? क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो ये सारे कौन से साल्ट होते हैं? सोल्यूबल साल्ट होते हैं, मतलब जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? नेचर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन। जो नेचर होती है ना किसी भी साल्ट की, और उसकी अमाउंट, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल की फॉर्मेशन में।
soluble salts are those inorganic chemicals that are more soluble than gypsum. ओके, जिप्सम से जो soluble salts होते हैं ना, ये ज्यादा soluble होते हैं जिप्सम से soil में. Soluble salts in soils are mainly composed of cations and anions. इन पे एक चार्ज होता है. जो soluble salts होते हैं ना, वो कैसे डिसॉल्व कैसे होते हैं, इनमें एक चार्ज होता है. ठीक है, किसी साल्ट पे प्लस का चार्ज होता है, उनको हम कैटाइंस बोलते हैं. जिस साल्ट पे माइनस का साइन होता है, उसको हम उन साल्ट्स को एनाइंस बोलते हैं ना. अगर जैसे सोडियम है फर्स्ट एग्जांपल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सॉइल में बाकी के जो साल्ट्स हैं, ठीक है, उन पे माइनस का साइन हो, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगे ना. प्लस का जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, आपने पढ़ा होगा कि ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं. ओके, जब एक पॉजिटिव चार्ज साल्ट एक नेगेटिव चार्ज साल्ट आपस में मिलते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं. इस तरीके से जो सॉइल में जब हम जब पहले से नेगेटिव चार्ज के कोई एनाइन साल्ट पहले से प्रेजेंट है और बाद में हम अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज कैटाइन चार्ज वाले साल्ट को, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल में. इस तरीके से उनकी जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाती है. उनकी जो क्वांटिटी है सॉइल में वो इंक्रीज कर जाती है. ओके, ये अप्लाई कैसे होते हैं? जैसे सोडियम जो कैटाइंस हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अमोनियम, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और जो एनाइंस साल्ट होते हैं, जैसे क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनसे मिलकर बने होते हैं. कोई कुछ हमारे केमिकल फर्टिलाइजर सोडियम के साथ मिलकर बने होते हैं, कुछ कैल्शियम के साथ मिलकर बने होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड्स, कुछ सल्फेट्स के साथ मिलकर बने होते हैं. ओके, जब हम इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं, जब फर्टिलाइजर्स को, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, इनको जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं ना, तो उन जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को तो प्लांट यूज कर लेता है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन बच गया वो इनके साथ अटैच होता है. बाकी का कौन सा बच गया? अगर सोडियम के साथ मिलकर बना है तो सोडियम बच गया. सोडियम क्या करेगा, वहां पे प्रेजेंट कोई भी नेगेटिव चार्ज के साथ डिसॉल्व हो जाता है वहीं पे. ओके, उनको उसका लॉस नहीं होता, वो सॉइल में एज इट इज डिसॉल्व हो जाता है. अगर वो सॉइल में एज इट इज डिसॉल्व हो रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है सॉइल में वो इंक्रीज हो रही है. ओके, ऐसे ही बार बार हम अप्लाई करते रहते हैं फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर बार बार अप्लाई होते रहते हैं. इस तरीके से वो जो सोडियम है पर्टिकुलर, सारे साल्ट के साथ ही ऐसा होता है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम की, तो वो जो सोडियम है वो धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है सॉइल में वो बढ़ती रहती है. और लास्ट स्टेज एक ऐसी स्टेज आती है जब उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो इसके सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, मतलब जो सॉइल्स सोडियम को, सोडियम की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर सकती, वो कंप्लीटली उस सॉइल से डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंप्लीटली उस सॉइल से प्रोडक्टिव नहीं रहती, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी जर्मिनेशन नहीं होगी, एमरजेंस नहीं होगा. इसलिए मजबूरी में हमें वो क्रॉप्स जो है वो छोड़नी पड़ती हैं, उनकी जगह कोई और क्रॉप्स लगानी पड़ती है. तो इस तरीके से जो इनकी फॉर्मेशन होती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स की, जैसे जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहते हैं, वैसे वैसे कोई ना कोई साल्ट जो है, सेम साल्ट, वो ऐड होता रहता है. जब उसकी जो प्रेजेंस है, क्वांटिटी है, वो एक लिमिट से ऊपर चली जाती है, तब वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ओके, तो इस तरीके से किसी भी सॉइल को साल्ट अफेक्टेड सॉइल में चेंज किया जाता है। ये हम लोग ही करते हैं, जैसे हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं उतना जल्दी वो सॉइल जो है वो जल्दी साल्ट अफेक्टेड सॉइल में कन्वर्ट होगी। ओके, नेक्स्ट, कैसे उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? द साल्ट अफेक्टेड सॉइल देयर फॉर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट किन कॉम्बिनेशन में जो ग्रुप बनते हैं ना, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जैसे सोडियम है वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर सॉइल में क्लोरीन पहले से अवेलेबल है और हमने सोडियम के साथ नाइट्रोजन अप्लाई किया, अगर नाइट्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन फॉर्म में है तो नाइट्रोजन को तो प्लांट यूज कर लेगा, बच गया सोडियम। सोडियम का क्या होगा? सोडियम किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? सोडियम इसके साथ क्लोरीन के साथ जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉइल में, उसके साथ कंबाइन होकर डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, वो भी अकेला पड़ा था, और सोडियम के पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी रहने के लिए घर चाहिए कोई, ठीक है, तो वो क्लोरीन के घर में रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर SO4 है, सल्फेट है, तो सल्फेट के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी मैं सल्फेट के साथ डिसॉल्व हो सकता है। कैल्शियम जो है वो क्लोरीन के साथ डिसॉल्व हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ भी। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, Na2CO3, NaHCO3 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे ग्रुप्स बन जाते हैं सॉइल में, क्योंकि इनमें से हाफ पोर्शन जो है, इनमें से आधा जो एक एलिमेंट है, या इसमें दो एलिमेंट है ना, तो इसमें जो एक एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सॉइल में, बच गया दूसरा एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट को हम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है सॉइल की, और ये सारे ग्रुप्स हैं जिस जो कि इस फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं। इनमें से एक एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और दूसरा एलिमेंट जो है उनको हम प्रोवाइड करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके। नेक्स्ट, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, ये दो फेजेस में होती हैं या दो प्रोसेस में होती है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है सलाइनाइजेशन, जो कि सैलाइन सॉइल होते हैं। ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्युबल साल्ट्स जो होते हैं ना वो ऐड होते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं अगर वो ऐड हो रहे हैं तो सैलाइन सॉइल की फॉर्मेशन होगी। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम ऐड हो रहा है, एक्सचेंजेबल सोडियम जो है अगर वो ऐड हो रहा है तो अल्केलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, अल्केलाइन सॉइल बनेगी। ओके, तो दो टाइप्स की हमारे पास ये प्रोसेस होती हैं, दो टाइप्स की सॉइल होती हैं, ठीक है, सैलाइन और अल्केलाइन। सैलाइन सॉइल कौन सी होती हैं? सैलाइन सॉइल्स आर फाउंड व्हेनेवर क्लाइमेट, soil and hydrological conditions favor accumulation of soluble salts। किसी भी रीजन से, क्लाइमेट के कारण हो जाए या सॉइल के कारण या वाटर अवेलेबिलिटी के कारण, जो accumulation होती है ना, accumulation मींस प्रेजेंस ऑफ जो soluble salts होते हैं उनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो जाती है सॉइल में, तो उस सॉइल को हम सैलाइन सॉइल बोलते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज wherever रेनफॉल इज लो, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जो लीचिंग होती है ना, लीचिंग मतलब लॉस ऑफ फर्टिलाइजर, लॉस जो होता है वो कम होता है। ओके, और वाटर जो इवेपोरेशन होता है वाटर वाटर का वो ज्यादा होता है, जिससे कि सॉल्युबल साल्ट्स इजिली सॉल्युबल हो सकते हैं, सॉल्व डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल में। ओके, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है
और टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे इजिली वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल के अदर पार्टिकल्स के साथ। इरिगेशन विद नेक्स्ट जो रीजन है इसका, इरिगेशन विद साल्ट लेडन अंडरग्राउंड वाटर एंड देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज। अगर हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जमीन के अंदर का पानी, उसमें भी साल्ट होते हैं। अगर हम बार बार वही पानी यूज कर रहे हैं तो तब भी सॉइल जो है वो साल्ट अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि साल्ट्स ऐड हो रहे हैं ना वाटर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने पहली स्लाइड में ही बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो ये एक मेजर रीजन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सॉइल का। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सैलाइन सॉइल है। फर्स्ट, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ वाइट क्रस्ट ऑफ द साल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। अगर कहीं कोई भी ड्राई एरिया है, ओके, उस पे वाइट सी लेयर आ जाती है। ओके, हम बोलते हैं कि इसमें सोरा है, शोरा, आपकी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी अगर आप बोलते हो तो व्हाइट जो लेयर होती है ना शोरा की, तो वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है, वो साल्ट्स होते हैं। ओके, किसके मिक्सचर से बने होते हैं, NaCl और Na2SO4 के मिक्सचर से ये बने होते हैं। नेक्स्ट जो है, इसकी जो फिजिकल कंडीशन होगी वो अच्छी होती है। ओके, लाइक फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, सॉइल की परमेबिलिटी भी ज्यादा होती है। जो हमारी नेचुरल, नेक्स्ट इसका रीजन आइडेंटिफिकेशन करने के, कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि नेचुरल जो वेजिटेशन होती है ना, वो स्टार्टिंग से ही, कोई भी नेचुरल वेजिटेशन है वो स्टार्टिंग से ही उनकी ग्रोथ जो है कम होती है। फोर्थ जो है, जो हमारे फील्ड होते हैं, अगर मेन फील्ड में कोई सलाइन सॉइल है तो जो क्रॉप्स हमने ग्रो की है, कोई भी क्रॉप, बाकी फील्ड्स के बाकी फील्ड के साथ अगर हम कंपैरिजन करें उनका, तब भी उनकी जो ग्रोथ है वो कम होगी। एक तरफ तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का फील्ड है हमारा, एक तरफ नॉर्मल फील्ड है, न्यूट्रल फील्ड है। तो दोनों क्रॉप हमने सेम टाइम पे अगर वहां पे उगाई तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में जो ग्रोथ होगी उनकी वो कम होगी एज कंपेरेटिव। नेक्स्ट जो है विल्टिंग साइन ड्यू टू वाटर स्ट्रेस इन प्लांट्स। अगर वाटर इनफ अमाउंट में है भी सॉइल में, लेकिन वो प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करने के कंडीशन में नहीं रहता। विल्टिंग साइन, जब मतलब वाटर स्ट्रेस के कारण जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं विल्टिंग साइन। मींस प्लांट्स ऐसे शो करेंगे कि उनके पास जो वाटर है वो इनफ अमाउंट में नहीं है, जबकि हमने वाटर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में वो कम होती है। और जो लास्ट है, ए थिन सॉइल क्रस्ट में प्रिवेंट एमरजेंस। जो ऊपर का इसका पार्ट होता है ना, जो सॉइल का जो ऊपर का सरफेस होता है वो हार्ड होता है इन सॉइल्स का, सलाइन सॉइल्स का। ठीक है, अगर हार्ड होता है तो वो जर्मिनेशन, मतलब जब सीडलिंग जमीन से बाहर आते हैं इनिशियल ग्रोथ स्टेज पे, तो वो भी जो सेंसिटिव क्रॉप्स होती है ना, कुछ सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं जो साल्ट फैक्टर सॉइल में जर्मिनेट नहीं करती। ओके, लेकिन क्यों नहीं जर्मिनेट करती, क्योंकि बाकी सॉइल्स के कंपैरेटिव जो उसका सरफेस एरिया होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और हार्डनेस के कारण जो सीडलिंग है वो जमीन से बाहर नहीं आ पाता। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इन सारे रीजंस के कारण हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि जो किसी भी फील्ड में कि ये सॉइल साल्ट अफेक्टेड है या नॉर्मल सॉइल है। ओके, हम लोग साल्ट अफेक्टेड क्रॉप लगा सकते हैं, अगर वो तो जर्मिनेट कर रही हैं तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल नहीं है। अगर सेंसिटिव क्रॉप्स जर्मिनेट ही नहीं कर रही तो उसमें जो साल्ट की प्रेजेंस है और मोर देन इनफ प्रेजेंस है उसमें। नेक्स्ट इज, ये क्लासेस होती हैं, तो सलाइन सॉइल की जो है क्लासेस होती हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में 2 से कम है, तो वो कौन सी सॉइल होती है? नॉन सलाइन, मतलब वो सॉइल जो होती है वो सलाइन सॉइल के अंडर में नहीं आएगी। अगर 2 से 4 है तो क्या होगी? स्लाइटली सलाइन, मतलब थोड़ी सी सलाइन होंगी। अगर 4 से 8 है तो मॉडरेटली सलाइन होंगी। अगर 8 से 16 है तो स्ट्रांगली सलाइन होंगी। अगर 16 से भी ज्यादा है तो कौन सी सॉइल होगी? वेरी स्ट्रॉन्ग सलाइन। ओके, 4 से 8 तक ये जो सलाइन होती हैं, ये मॉडरेटली सलाइन तक कोई भी क्रॉप जो है वो रेज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रांगली सलाइन और वेरी स्ट्रांगली सलाइन में क्रॉप्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। सलाइन सॉइल जो होती है उनको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसकी उस सॉइल को ठीक कैसे करेंगे? फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या है? फर्स्ट जो है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? द salts accumulated on the surface can be removed by mechanical means. This is simplest and most economical way to reclaim soil if area is very small. अगर एरिया हमारे पास कम है, ओके, तो जो ऊपर की लेयर होती है ना सलाइन सोइल की, वो हम रिमूव कर देते हैं मैकेनिकल हेल्प से। मैकेनिकल मेथड से वो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम रिमूव करते हैं। ओके, जो प्लैंकर होता है विच इज ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर, उसके साथ हम ऊपर की जो लेयर होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं स्क्रैपिंग, स्क्रैप कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्लशिंग। अगर हम वाटर की हेल्प से वॉश आउट कर देते हैं साल्ट्स को, ओके, वॉशिंग ऑफ सरफेस साल्ट्स बाय फ्लशिंग वाटर, दिस इज स्पेशली प्रैक्टिकेबल फॉर सॉइल्स हैविंग ए क्रस्ट एंड लो परमेबिलिटी। सो फ्लशिंग क्या होता है कि जब हम वाटर की हेल्प से फ्लश कर देते हैं ऊपर वाले सॉइल के जो सैलाइन सॉइल होती हैं, ऊपर वाले साल्ट्स को रिमूव कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लशिंग। ये भी एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग मैनेज कर सकते हैं सॉइल्स को। थर्ड जो है वो है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग विद गुड क्वालिटी वाटर इरिगेशन और रेन इज द ओनली प्रैक्टिकल वे टू रिमूव एक्सेस वाटर। लीचिंग क्या होता है कि जब हम एक्सेस वाटर जो है, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए, उसका वो सलाइन नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। जो न्यूट्रल वाटर होता है ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करते हैं ताकि न्यूट्रल वाटर के साथ जो उसके साल्ट्स अवेलेबल होते हैं ना, वो भी इनफिल्ट्रेट हो जाए, जमीन के अंदर चले जाए। तो जैसे जैसे वाटर ऊपरली सतह से नीचे वाली सतह पे जाएगा, तो वो साल्ट्स जो होते हैं ना, सारे के सारे साल्ट्स, वो भी बट वाटर के साथ नीचे की सतह में चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग भी एक बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया मेथड है जिससे कि हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को रिक्लेम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फोर्थ जो है लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर
needed to remove the excess soluble salts from the soil. लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कितना पानी चाहिए, ओके कितना पानी चाहिए। जो साल्ट्स अवेलेबल हैं सैलाइन सॉइल में, साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, उन सारे साल्ट्स को रिमूव करने के लिए, लीचिंग डाउन करने के लिए जितना हमें वाटर चाहिए, उस वाटर को, उस क्वांटिटी को हम लीचिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि कितनी ज्यादा लीचिंग रिक्वायरमेंट है, ताकि हम सॉइल को रिक्लेम कर सकें। तो उसके लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, फर्स्ट मेथड था फिजिकल मेथड, नेक्स्ट मेथड है एग्रोनॉमिक एंड कल्चरल मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? इन एरियाज वेयर ओनली सैलाइन इरिगेशन सॉइल इज अवेलेबल, और व्हेन जो एरिया, कई एरियाज होते हैं जहां सैलाइन इरिगेशन वाटर ही अवेलेबल होता है, एंड व्हेन शैलो सैलाइन वाटर टेबल प्रिवेल्स एंड सॉइल परमेबिलिटी इज लो, उस केस में हम लीचिंग के थ्रू तो ये प्रोसेस कर नहीं सकते। तो और कौन कौन से मेथड्स होते हैं? फर्स्ट जो मेथड है वो है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप्स जो होती हैं वो ऐसे सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि सैलाइन, जो कि ये साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को इजिली उनमें ग्रो कर सकें, टॉलरेंट करती हूँ जो। ओके ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप टॉलरेंस टू क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर और soil salinity, the crops can be classified into 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी सॉइल्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, सैलाइन सॉइल में। फर्स्ट जो है हाई टॉलरेंट क्रॉप, जो कि जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का, जैसे बार्ले हो गया, शुगर बीट हो गया, डेट पाम हो गया, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का। नेक्स्ट टॉलरेंट, जो कि कम टॉलरेंट होती हैं, जैसे मस्टर्ड, कोकोनट, स्पिनच, अमरंथस, पोमीग्रेनेट, गुआवा, बेर, ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये भी ग्रो की जा सकती हैं सैलाइन सॉइल के अंडर। नेक्स्ट जो है सेमी टॉलरेंट। सेमी टॉलरेंट मतलब जो कि ग्रो तो हो जाती हैं लेकिन उनकी यील्ड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अगर अच्छी सॉइल में करेंगे तो यील्ड ज्यादा होगी, लेकिन सैलाइन सॉइल में यील्ड थोड़ी सी कम होती है। जैसे एशगार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, कैबेज, क्लस्टर बीन, पी, लेडीज फिंगर, मस्क मेलन, अनियन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टर्निप, वाटरमेलन। तो ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो सेमी टॉलरेंट होती है, मतलब ग्रो तो कर जाती हैं लेकिन उसकी जो यील्ड होगी, जो फाइनल यील्ड होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। और नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव मींस जो क्रॉप्स बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर सकती, जैसे रेडिश, कैरेट, कोरिएंडर, क्यूमन, मिंट, ग्रेप, स्वीट ऑरेंज, ये जो क्रॉप्स होती हैं वो सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं, मींस जो कि ग्रो नहीं कर सकती, टॉलरेंट नहीं होती बिल्कुल भी, इनको हम ग्रो नहीं कर सकते साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में। ओके तो क्रॉप हमें ऐसी सिलेक्ट करनी होगी जो कि टॉलरेंट हो, सेमी टॉलरेंट हो, या वेरी हाईली टॉलरेंट हो। ओके इनको हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस या कल्चरल मेथड। नेक्स्ट जो है मेथड्स ऑफ रेजिंग प्लांट्स, कि हमें मेथड भी चेंज करने होंगे। कौन सा मेथड होता है? फर्स्ट जो है क्रॉप शुड बी रेज्ड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, देन जर्मिनेट द सीड्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो सॉइल होती है ना उसका सरफेस हार्ड हो जाता है, ओके इसलिए जर्मिनेशन जो है वो इजी नहीं होती। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें, जैसे राइस में करते हैं कि नर्सरी एक जगह उगाई जहाँ पे
सॉइल अच्छी है, वहां पे नर्सरी उगा ली और उसको बाद में ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे कि जो उसका हार्डनेस वाला पॉइंट है ना वो उसका अनयूज हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी जर्मिनेट है। ओके, तो जर्मिनेशन लॉस से हम लोग बच सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है, वाइड रूट स्टॉक ग्राफ्टेड विद अ गुड क्वालिटी। जो ग्राफ्टेड स्टॉक होता है, ग्राफ्टेड स्टॉक जो होता है, जैसे मैंगो हो गया, सिट्रस, गुआवा एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए जैसे रोज, तो हम उसको भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड जो है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इरिगेशन प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा चेंज करके भी हम लोग इसको रिक्लेम कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं सलाइन सॉइल्स को। जैसे फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन, फॉलो फरो और ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ पे जो वाटर होता है, इरिगेशन वाटर होता है, वो सलाइन होता है ना, तो वहां पे अगर हम लोग फ्लड इरिगेशन दे देंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा किसी भी प्लांट को, सॉइल को भी इफेक्ट करेगा और प्लांट को भी वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए फ्लड इरिगेशन देने की बजाय अगर हम ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम वाटर हम सॉइल को दे सकें, स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करें, जिससे कि कम से कम वाटर में हमारा पूरा का पूरा जो काम है वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन वहां पे फैसिलिटी देनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन, क्योंकि जितना पानी ज्यादा होगा उतना वो सॉइल को ज्यादा वेस्ट करेगा, ज्यादा उसको, उसकी सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए। इरिगेशन मोर ऑफन कैन maintain better water availability and decrease the salinity, should not too much irrigation। अगर तो वाटर हमारा जो है ऑलरेडी सलाइन है, उसमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो हमें इरिगेशन कम कम से कम देनी चाहिए। लेकिन अगर वो वाटर जो है उसमें साल्ट्स की अमाउंट कम है, वो न्यूट्रल है, तो इन दैट केस वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ताकि जो लीचिंग के थ्रू उसमें जो सॉइल में साल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो सके। ओके, नेक्स्ट जो है यूज ऑफ मल्चिंग मटेरियल्स टू प्रिवेंट इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस क्या होता है कि पानी का ऊपर एनवायरनमेंट में चले जाना गर्मी के कारण। तो सॉइल को जब हम कवर कर देते हैं ना रेजिड्यू से या पॉलीथीन शीट से, प्लास्टिक शीट से, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं। ओके, तो मल्चिंग की हेल्प से भी हम लोग सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मल्चिंग कर रहे हैं मतलब हमें जो है सॉल्ट अफेक्टेड वाटर ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल में साल्ट अफेक्टेड वाटर ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे, तो इन दैट केस वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट। उस केस में हम लोग साल्ट्स की अमाउंट भी है जो कम कर रहे हैं। ओके।